हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कल्चरली भी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एंड दैट इज़ महाकुंभ। महाकुंभ की जो शुरुआत है वो आज से यानी कि 13 जनवरी से होने वाली है, हो चुकी है। जो है शाही स्नान से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये चलेगा अप टू 26 फरवरी को इसका समापन होगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इसका व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो कुंभ है, महाकुंभ के वर्ड को अगर हम तोड़ें तो बनता है महा एंड कुंभ, यानी कि बहुत बड़ा, कुंभ कलश, और फेयर जो मेला जो है दैट इज अ फेयर जहां पे ह्यूज नंबर ऑफ पीपल की गैदरिंग होती है सेरिमोनियल पर्पस से या रिलीजियस पर्पस से। सो ये जो कुंभ है ये मनाया जाता है 4 लोकेशंस पे। वो क्या 4 लोकेशंस है? हियर आर द 4 लोकेशन: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। अगर आप मैप में देखें तो ये है वो सभी लोकेशन जहां पे कुंभ मेले का जो है वो आयोजन किया जाता है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज संगम के तट पर जहां पे 3 नदियों का जो बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखती हैं दैट इज गंगा, यमुना एंड सरस्वती, उनके तट पर होता है। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के तट पर, और नासिक की बात करें तो दैट इज एट द आप कहें ऑन द गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो इन 4 लोकेशंस पर जो है ये कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो हियर वी नो वेयर दिस कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज कि ये कुंभ जो है वो कितने तरह के होते हैं। ये जो कुंभ के मेले हैं क्या ये सिर्फ एक ही तरह का होता है कि महाकुंभ है? नहीं, कुंभ जो है बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कुंभ मेला। एक होता है कुंभ मेला, एक होता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध मतलब हाफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पूर्ण कुंभ, और लास्ट इज महाकुंभ। तो इस तरह से 4 तरीके के कुंभ मेले होते हैं, ठीक है। बात करें कुंभ मेले की तो ये हर 4 साल के इंटरवल के बाद होता है, और जो 4 लोकेशंस मैंने आपको बताई उन सभी 4 लोकेशंस पे इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। हर 4 ईयर्स के बाद इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट आता है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ का जो आयोजन है वो 6 साल के अंतराल पे होता है, 6 ईयर्स, और ये सिर्फ 2 लोकेशंस पे मनाया जाता है, एक हरिद्वार और एक प्रयागराज, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिवली हरिद्वार और प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजन होता है 6 साल के अंतराल में। फिर आता है 12 साल के अंतराल में पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ का जो आयोजन है वो 12 साल के अंतराल पे होता है और सिर्फ प्रयागराज में होता है। और सबसे बड़ा दैट इज महाकुंभ, वो होता है 144 ईयर्स के अंतराल पे, एंड दैट इज ऑन इन प्रयागराज ओनली, ठीक है। तो इस तरह के 4 प्रकार के जो है वो कुंभ के मेले होते हैं, ठीक है। अर्धकुंभ सिर्फ 2 जगह पर, कुंभ 4 साल के अंतराल पे 4 लोकेशंस पर, पूर्ण कुंभ प्रयागराज में और महाकुंभ भी प्रयागराज में, जो कि 144 साल के बाद होता है। और हर एक की लाइफ में ये मौका नहीं मिलता कि वो महाकुंभ को जो है वो देख सके, क्योंकि ये 144 ईयर्स के बाद आता है, ठीक है। पूर्ण कुंभ तो हर 12 साल बाद आता है, लास्ट जो था वो 2013 में हुआ था, ठीक है। सो इस तरह से 4 तरह के कुंभ होते हैं। अब हमने ये भी जान लिया कि कुंभ जो है वो 4 जगहों पे होता है, 4 तरीके का होता है, बट ये कुंभ मनाया क्यों जाता है? ये महाकुंभ का जो मेला है ये क्यों बनाया जाता है? क्या इसका रीज़न है? तो पौराणिक कथाओं में अगर हम जाने तो पौराणिक कथाओं में इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वो ये है कि जब देवता और असुरों में युद्ध था तो देवता किसी भी हालत में असुरों से हारना नहीं चाहते थे, तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु उन्हें बताते हैं कि उन्हें जीतने के लिए उन्हें अमृत जो है चाहिए, और अमृत मिलेगा समुद्र मंथन से, ठीक है। तो समुद्र से जो है मंथन किया जाता है, ठीक है, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। एक विष भी निकलता है जिसको शंकर भगवान जो है जिसका ग्रहण करते हैं, और उनको उसकी वजह से नीलकंठ भी कहा जाता है। कामधेनु गाय भी वहाँ से निकलती है, और अंत में वहाँ से जो अमृत का कलश है वो निकलता है। देवता और असुर दोनों ही इस अमृत को पाना चाहते थे, और इस युद्ध में जो देवता इंद्र हैं उनके पुत्र जयंत इस कलश को लेकर भाग जाते हैं, और भागते भागते कुछ बूंदें धरती पर इन 4 जगहों पर घिर जाती हैं अमृत की। ऐसा माना जाता है कि उस अमृत के कलश में से कुछ बूंदें जो हैं धरती पर इन 4 लोकेशंस पे घिर जाती हैं। तो इन लोकेशंस का जो पानी है वो अमृत के स्वरूप ही माना जाता है।
और जयंत को पूरे 12 दिन लगते हैं स्वर्गलोक में पहुंचने में, देवताओं तक पहुंचने में, और फिर देवता जो है उस आप कहे अमृत का जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 दिन लगते हैं और ऐसा माना जाता है कि देवताओं का जो एक दिन है वो हमारे एक साल के बाद बराबर है। तो जयंत को पूरे 12 दिन लगे, इसीलिए 12 साल बाद जो है कुंभ, पूर्ण कुंभ जो है वो बनाया जाता है हर 12 साल बाद। ठीक है, तो ये जो 12 टाइम पीरियड रखा गया है वो ये रीजन से रखा गया है। एक और रीजन इसका ये रखा गया है कि जो जुपिटर प्लैनेट है, आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ग्रहों की लोकेशन, ग्रहों की चाल को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है और उसी के हिसाब से तिथि का भी डेट जो फाइनलाइज की जाती है कि किस दिन को महाकुंभ मनाया जाएगा, वो भी ग्रहों की लोकेशंस पे, उनकी पोजीशन पे डिसाइड की जाती है। तो जो प्लैनेट जुपिटर है उसको सूर्य का एक रेवोल्यूशन लगाने में 12 साल का समय लगता है। ठीक है, तो जो जुपिटर है वो अपना पूरा एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड 12 साल में कंप्लीट करता है, इसीलिए 12 साल बाद महाकुंभ मनाया जाता है। और जुपिटर सन एंड मून की लोकेशन के बेस पर ही आइडेंटिफाई किया जाता है कुछ पर्टिकुलर जो सन साइन है। ठीक है, बहुत सारे सन साइंस होते हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, तो उस हिसाब से जुपिटर की क्या लोकेशन है एस्ट्रोनॉमी में वो चेकआउट किया जाता है और देन फाइनलाइज किया जाता है कि किस दिन इस पर्टिकुलर मेले का जो है वो आयोजन किया जाएगा। तो 12 साल बाद होता है और जब उसके पूरे 12 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं बृहस्पति के, यानी कि आफ्टर 144, 12 इंटू 12 144 हो गया, यानी कि बृहस्पति को, जुपिटर को सूर्य के 12 चक्कर काटने में 144 ईयर्स लगते हैं और आफ्टर 144 ईयर्स जो है 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी जुपिटर की इन रेफरेंस टू सम सन साइन एंड सम सूर्य। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द रीजन, जो पौराणिक कथाओं में रीजन बताया गया है महाकुंभ का। ठीक है, और साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो इन जो लोकेशंस हैं जुपिटर्स की या प्लैनेट्स की, उस हिसाब से ऐसा पाया गया है कि इन पर्टिकुलर लोकेशन पर ग्रहों की होने की वजह से, सन की ऐसी पोजीशन और जुपिटर की ऐसी पोजीशन होने की वजह से पानी में ना कुछ मेडिकल वैल्यूज भी पाई जाती है। तो अगर उस वक्त आप पानी में स्नान करते हैं, इन नदियों के पानियों में आप स्नान लेते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है। और ये लोकेशन इवन आपकी कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, उसमें भी बहुत हेल्प करती है। बहुत इजीली पर्सन जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। तो साइंटिफिकली देखें, रिलीजियसली देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंस है इन लोकेशंस की और इसीलिए इस पर्टिकुलर मेले का जो है वो आयोजन किया जाता है। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सिग्निफिकेंस, जो मैं अभी भी डिस्कस कर रही थी। तो पहला तो है कि स्पिरिचुअल रेलेवेंस। माना जाता है कि यहाँ पर अमृत की क्योंकि कुछ बूंदें गिर गई थी, तो अगर वहाँ पे स्नान लिया जाएगा उन पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जब वो लोकेशन है, जब वो पोजीशन है जुपिटर की, सन की, तो आपके जो पाप हैं वो धुल जाएंगे और पर्सन जो है अपने बुरे कर्मों की जो है वो माफ़ी मांग सकता है। ठीक है, मेडिकली भी बहुत बेनिफिट रहता है और साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट है कल्चरल शोकेज। कल्चरली भी अगर हम देखें तो इस कुंभ मेले का बहुत इंपॉर्टेंस है। इवन इसे जो है कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महाकुंभ को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साथ ही इसे स्थान भी मिला है यूनेस्को की जो इंटेंजिबल लिस्ट यूनेस्को रिलीज करता है, इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट, उसमें महाकुंभ को भी 2017 में कुंभ मेले को स्थान मिला था यूनेस्को की इंटेंजिबल का क्या मतलब हुआ? इंटेंजिबल हो गया जो चीजें आप देख नहीं सकते, है ना, जैसे लैंग्वेजेस हो गया या कुछ आर्ट्स हो गया विच यू कैन नॉट टच। ठीक है, सो उन चीजों में जैसे आप कुंभ का मेला है, ये एक गैदरिंग है ना, सो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, कंक्रीट नहीं है। सो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में इसे स्थान मिला है 2017 में। तो कल्चरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है और जब इस कुंभ मेले का आयोजन होता है तो बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो दिखाई जाती है, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। ठीक है, बहुत सारी स्पिरिचुअल यूनिटी थीम्स पे इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है और सिर्फ भारत देश के लोग ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली में बहुत सारे लोग इस मेले में आते हैं। इवन इस वक्त ये जो है अजम्पशन की जा रही है कि अराउंड 40 to 45 करोड़ जो है लोग जो है इस महाकुंभ के मेले में स्नान करने के लिए प्रयागराज में आने वाले हैं और इसके लिए ह्यूज वहाँ पर जो है आप कहें अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं। ठीक है, और बात करें इकोनॉमिकली इसकी सिग्निफिकेंस की, स्पिरिचुअली है, कल्चरली है, इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट में और टूरिज्म में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है।
ठीक है। आप देखें वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट में बहुत बेनिफिट होता है। इवन 2013 में जब कुंभ का आयोजन हुआ था उस वक्त भी प्रयागराज में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट हुआ था यूपी को। और इस बार भी ये माना जा रहा है कि यूपी की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जैसे फूल बेचने वाले हों, रिक्शा ड्राइवर हों, ऑटो चालक हों, बहुत सारे लोकल लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है जब इतनी ह्यूज गैदरिंग वहाँ होगी, और टूरिज्म सेक्टर को भी एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है। सो इस तरह से कुंभ जो है सिर्फ कल्चरली या रिलीजियसली नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। और इस तरह से बहुत ह्यूज अरेंजमेंट्स जो हैं वो प्रयागराज में किए गए हैं। टेम्परेरी टेंट्स बनाए गए हैं, टेम्परेरी टॉयलेट्स बनाए गए हैं, बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं, बसेस जो हैं स्पेसिफिकली उनके लिए चलाई जा रही हैं। और आप एक तरह से कहीं टेम्परेरी आप कहीं जो पूल्स वगैरह का भी जो है अरेंजमेंट किया गया है जहाँ पे जाके लोग जो है वो स्नान कर सकते हैं। ठीक है। रिचुअल्स की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो शाही स्नान से होती है, जहाँ पर जो नागा साधुस जो होते हैं, पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से जो लोग आते हैं, जो साधुस आते हैं, इस कुंभ के मेले की जब शुरुआत होती है, जैसे टुडे इट इज़ गेटिंग स्टार्टेड, 13 जनवरी को इसकी शुरुआत हो रही है, तो शाही स्नान से इसकी शुरुआत होगी, रॉयल बाथ से। सभी साधुस जो हैं वो पहले स्नान लेंगे और उसके बाद जो बाकी की जनता है वहाँ पे स्नान जो है वो लेगी, और उस तरह से इस मेले का जो है शुरुआत होगी। ठीक है। ओके। सो मैं आपको बता रही थी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसे जो है दर्जा मिला है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में कुंभ को। ठीक है। सो ये जो लिस्ट है ये यूनेस्को मेंटेन करता है। ठीक है। इंटेंजिबल है तो कौन कौन सी ट्रेडिशंस को मिलती है, जैसे ओरल ट्रेडिशन हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, डांसेस वगैरह जिस तरह से हो गए, मार्शल आर्ट्स वगैरह हो गए, सोशल प्रैक्टिसेस होगी। ठीक है। कुछ रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स हो गए, नॉलेज प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड यूनिवर्स, और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इन सब को जो है यूनेस्को एक लिस्ट में मेंटेन करता है। और करने का रीज़न क्या है कि वर्ल्ड की जो अवेयरनेस इन ट्रेडिशंस के बारे में, इन ओरल ट्रेडिशन के बारे में, क्राफ्ट्समैन के बारे में लाई जा सके और इसे थोड़ा प्रिजर्व किया जा सके, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो इसी लिस्ट में बहुत सारी भारत से चीज़ें हैं जिन्हें स्थान मिला है, और 2017 में महाकुंभ को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। सो दैट इज इट अबाउट महाकुंभ, जिसका आयोजन प्रयागराज में हो रहा है आफ्टर 144 ईयर्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने यहाँ डिस्कस की है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।